नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडगुल में कंपनियों में काम करने आने वाले श्रमिकों की कमी से कंपनियों के प्रोडक्शन में प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल यह काम करने वाले अधिकतर श्रमिक दूसरे जिले और राज्यों के हैं। यहाँ यूपी के विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रमिकों को भी क्वारंटीन होने का डर सता रहा है, जिस कारण विभिन्न कंपनियों में काम करने आने वाले दैनिक श्रमिक नहीं आ पा रहे हैं। गौरतलब है कि पंतनगर सिडगुल में लगभग 500 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जिनमें यूपी के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बहेड़ी और पीलीभीत के अलग अलग कस्बों से लोग काम करने आते हैं। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियों को खोल दिया गया, लेकिन आवश्यकता के मुताबिक श्रमिकों की संख्या 100% नहीं हो पा रही है। 70% लोकल श्रमिकों से ही काम चलाना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में सिडकुल अध्यक्ष की माने तो श्रमिकों की कमी के चलते सभी फैक्ट्रियों में 100% में से 70% लोकल श्रमिकों से ही काम चल रहा है। इंडस्ट्री तो सब खुल चुकी हैं और जहाँ तक लेबर की बात है, वो लेबर पूरी 100% में नहीं लग पा रही। अगर ओवरऑल हम बात करें मैन पावर की, तो चूँकि यहाँ के 70% तो यहाँ की लोकल मैन पावर थी, 30% में जो बाहर के लोग रहते थे, उसमें से 20% के आसपास में 15 to 20% अभी भी हैं जो कि नहीं आ पाए हैं, जो कि डर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आके क्वारंटाइन होना पड़ता है। दूसरा है कि अभी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट भी नहीं खुले हैं। जब वो खुल जाएंगे तो उसके बाद में वो कमी भी पूरी हो जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो क्वारंटाइन वाली भी सिचुएशन है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग जो नहीं आ रहे हैं, जिस कंपनी में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, उसमें उनकी पूर्ति हो जाएगी। हल्द्वानी महिला महाविद्यालय की छात्राओं की मांग पर आज न्यूज 31 उत्तराखंड ने महाविद्यालय की प्रधानाचार्य से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय में छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है और साथ ही उन्होंने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे की क्लास चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी जो भी सेमेस्टर के छात्र हैं, उन्हें केवल असाइनमेंट जमा करने के बाद ही प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं फीस के संबंध में बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछले सेमेस्टर की अभी तक की सारी फीस जमा हो चुकी है और आने वाले सेमेस्टर की फीस के संबंध में सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे, उनके अनुसार ही फीस जमा करवाई जाएगी। ये यूजीसी डिसाइड कर रही है कि किस तरीके से वो गाइडलाइन हमको दे रही है। वो गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से फिर हमको बता रहे हैं। अभी तक जो यूजीसी ने डिसाइड किया है वो है जो अंतरिम इनके सेमेस्टर हैं, उनमें एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो फाइनल सेमेस्टर है, जैसे पीजी में 4th सेमेस्टर, यूजी में 6th सेमेस्टर, इनके एग्ज़ाम होंगे। और वो एग्ज़ाम अब कब होंगे, क्योंकि कोविड फैल रहा है। आज शायद यूजीसी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम किस माध्यम से होंगे, किस तरीके से होंगे या नहीं होंगे फाइनल सेमेस्टर के भी। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपना कोविड-19 करके एक सेल बनाया हुआ है जो यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमको आदेश और निर्देश दे रहा है। उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्य किया जाएगा। ये जो सरकार है और यूजीसी है, वो अगले सेमेस्टर में भी हमसे उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ही टीचिंग आगे जारी रहेगी। अगर जब बच्चों को प्रमोट, जब तक कोविड-19 का ये सारा मामला शांत नहीं होता है, तब तक का सरकार प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन टीचिंग की जाए। इसके लिए टीसीएस जो एक क्लासरूम है, उससे भी कांटेक्ट किया गया है। उसमें हमारे सारे टीचर इनरोल हो गए हैं। उसमें ट्रेनिंग प्राप्त की जा रही है कि किस तरीके से बच्चों को उससे जोड़ा जाएगा और उस माध्यम से आपकी टीचिंग दी जाएगी। उनके लिए कोशिश की जा रही है कि सरकार ने अभी आपका ई ग्रंथालय एक स्थापित किया है। ई ग्रंथालय भी आप, सबसे बड़ी परेशानी नेट की ही है, नेटवर्क की है। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने बीएसएनएल से कांटेक्ट करके जो सुविधाएं हैं, जो बीएसएनएल की नेट कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने का बहुत अधिक प्रयास वो कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा 80% बच्चा है, वो तो हमारा इसमें शामिल हो जा रहा है। 20% बच्चा जो है वो अभी भी हमारे इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। वो परेशानी हमने सरकार को बताई है। अब जो सरकार निर्देश देगी, जिस तरीके से, उस निर्देशों को हमको पालन करना है। ये संशय बच्चों को ही नहीं, ये संशय हमको भी है अभी कि अगर एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो किस तरीके से करा जाएंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होगी, वो गाइडलाइन हम आगे को फॉलो करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हम डालते रहते हैं। हमारे ग्रुप बने हुए हैं सारे, जब इस समय ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, सारे सब्जेक्ट के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है
हम वो बच्चों को उनको बताते हैं। देखिए ना, जो पहले वाला भी जो हमारा सेमेस्टर जो हमारे अभी चल रहे हैं, उन सब की फ़ीस तो जमा हो गई है। उनका तो फाइनल तक का सारा, क्योंकि साल भर की फ़ीस इकट्ठे जमा हो जाती है, वो फ़ीस जमा हो गई है। और अगले उसमें जब हमारा 20-21 का सेशन शुरू होगा, उस समय सरकार क्या डिसाइड करती है ये निर्भर करेगा। और वैसे भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ट्यूशन फीस तो यहाँ BA तक की, स्नातक की सबकी माफ़ है। और जो कॉलेज की फ़ीस होती है, अगर उसको 2 हिस्सों में लेने की बात होगी, 4 हिस्सों में लेने की बात होगी, वो हम उसको डिसाइड कर लेंगे कि बच्चे पर और माँ बाप पर बहुत एकदम से भार नहीं पड़े। लेकिन जो ये सेशन चल रहा है 19-20 वाला, उसकी फ़ीस तो लगभग सबकी जमा है। आज हल्द्वानी के लाइन नंबर 17 के बालिका इंटर कॉलेज में दिवंगत पत्रकार दानिश खान की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां शिविर में पहुंचे कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि इस महामारी के समय में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए ये सराहनीय कदम उठाया गया है। वहीं शिविर में पहुंचे दानिश खान के भाई मोहम्मद सुएब ने कहा कि दिवंगत पत्रकार की याद में लगाया गया शिविर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और लोगों को भी इसकी मदद मिलेगी। देखिए, हमारे पत्रकार रहे हैं दानिश खान साहब, उनकी याद में सरताज आलम खबर 7 ने एक ये कार्यक्रम किया है और इसमें एक अच्छी मुहिम शुरू की है ताकि ये उनको श्रद्धांजलि हो जाए। और एक तरह से जो कि महामारी चल रही है और अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसमें ब्लड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो उसको लेके इस तरह से ब्लड भी हमारा यूनिट इकट्ठे हो जाएंगे और उनको दानिश भाई को एक श्रद्धांजलि भी। कौन सी संस्था आपको सहयोग कर रही है इसमें? किस संस्था को आप डोनेट कर रहे हैं ब्लड? ये खबर 7 एक अखबार है, उनकी एक संस्था है, और दूसरा एक शान वतन एक संस्था है, उसकी जाने से भी हम डोनेट कर रहे हैं। और मैंने भी खुद डोनेट किया है, मेरा नाम ज़हीर अंसारी है और मेरा ये 22वां ब्लड डोनेट किया। इससे पहले मैंने 12 जनवरी को किया था विवेकानंद जयंती पे। हर साल विवेकानंद जयंती पे और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस पे करता हूँ। इस बार डॉक्टर दिवस यहाँ हो नहीं पाया, तो इसलिए आज 4 तारीख को मुझे मौका मिला दानिश भाई की याद में ब्लड डोनेट करने का। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे ये मौका मिला। क्या आज ये हमारे एक साथी थे पत्रकार दानिश खान जी, उनके याद में उनके साथियों ने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ब्लड डोनेशन रक्तदान एक महादान कहलाता है। और इस वक्त ख़ास तौर से जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ब्लड की थी। मैं इन लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ कि ऐसे मौके पर इन लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और सभी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, जो भी युवा, हम लोग भी ब्लड देना चाहते थे लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन जो भी युवा साथी हैं उन सबको रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी का भी जीवन बचा सकता है और इसकी ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, हमें भी पड़ सकती है, किसी के भी परिवार को ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें कोई भेदभाव भी नहीं होता। ये एक सबसे बड़ा मुझे कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जो कहते हैं, रक्त एक ऐसी चीज़ है कि रक्त लेते टाइम हम सब भूल जाते हैं कि किसका है। वैसे भले ही हम एक दूसरे से लड़ते रहें, लेकिन जिस टाइम हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, रक्त की ज़रूरत होती है, तो जब हम ब्लड बैंक जाते हैं तब हम उस वक्त नहीं पूछते किसका ब्लड है। किसी का भी हो, हमें अपनी जान बचानी है और रक्त चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सब लोगों को रहना चाहिए। जिस तरह से हम रक्त में भेदभाव नहीं करते, वैसे ही हम लोगों को आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात है कि उनकी याद में लोगों ने इतना अच्छा, और लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा बहुत, क्योंकि ब्लड की वैसे भी कमी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, पेशेंट को काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। और रही बात भाई साहब की, तो उनकी याद में जो काम हो रहा है, ये जो एक अच्छी पहल की है सरताज भाई ने, तो ये बहुत अच्छा काम है और इससे उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा और लोगों को मदद भी मिलेगी। क्या बताऊं, उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, इतने सरल व्यक्ति थे वो जैसे पीछे थे वैसे ही आगे थे, कोई छुपाव नहीं था। छोटों से भी वैसी मोहब्बत से मिलते थे, बड़ों से भी वैसी मोहब्बत से मिलते थे। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप आज सरताज भाई ने लगाया है,
इसका ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया है अपने, तो ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली बात है और वो भी यही चाहते थे। हल्द्वानी में सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु दुर्घटनाओं का सबब बने हुए हैं। सड़क पर बैठे होने से न केवल आने जाने वाले वाहनों से टकरा रहे हैं, बल्कि यहां से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पे। दिन का लगभग 2 बजे का समय है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से आवारा जानवर यहाँ चौराहे पे मजमा लगाए बैठे हुए हैं। आवारा जानवरों की वजह से यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। कोई सुध लेने वाला नहीं है इन सब की कितना नुकसान होता है इन आवारा जानवरों से। अभी तो दिन का समय है, रात के समय में भी ये जानवर इसी तरीके से यहाँ सड़कों पे बैठे हुए दिखाई देते हैं और इनसे अनेक दुर्घटनाएं दोपहिया वाहन चालक आए दिन इनसे टकराते रहते हैं और चोटिल होते रहते हैं। इस और शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। पालिका इसमें कोई संज्ञान नहीं लेती है। नगर निगम की तरफ से इसकी में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क पे जानवर बैठे हुए हैं और ट्रैफिक के जाम की स्थिति बनी हुई है हर जगह। ये हल्द्वानी का मुख्य चौराहा है, व्यस्ततम चौराहा ये कहलाता है हल्द्वानी का, जहाँ आवारा जानवरों की वजह से कितना जाम लगा हुआ है। कोई दुर्घटना का यहाँ हमेशा एक खतरा बना रहता है इन आवारा पशुओं की वजह से। धन्यवाद। लेकिन प्रशासन या किसी अधिकारी का ध्यान अभी तक भी इन पर नहीं गया है। ये नज़ारा है हल्द्वानी के व्यस्तम तिकोनिया चौराहे का, जहां पर सुबह से शाम तक न जाने कितने लोग और वाहन आवाजाही करते हैं। किसी ने भी इन पशुओं के प्रति जागरूक होने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक नगर निगम को भी इसके विषय में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया ने आज पिथौरागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2022 के चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए राज्य के सभी 10,872 बूथों पर बूथ प्रभारी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में भी सभी बूथों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सहित हरीश उपाध्याय सहित दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जहाँ तक सीमांत प्रदेश की बात है तो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाते हुए उत्तराखंड के प्रत्येक बूथ पे बूथ प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें लगभग 10,872 बूथ पूरे उत्तराखंड में है, जिसमें से 4,500 बूथ प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए पिथौरागढ़ में भी बूथ प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ हमारे कुछ सम्मानित साथी आज आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हरीश उपाध्याय जी हैं, ये पूर्व राज्य मंत्री हैं, जो कि आम आदमी पार्टी परिवार को आज ज्वाइन कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और ये लगातार ये कारवां अब आगे चल रहा है। 2022 का जो चुनाव है उसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। लोग अपने जान जोखिम में डालकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में बारिश का तांडव शुरू हो गया है। इस इलाके में सुरिंग घाट में बना लकड़ी का पुल बह गया है, जिसके बाद ग्रामीण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आर पार जा रहे हैं। लोग एक सीढ़ी को नदी में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पुल टूटने से 6 गांव की करीब 2000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल टूटने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। सुरिंगार में जो ये सेनरगार का जो ये नदी है, इसमें 2018 में जो पूरा लोहे का एक मजबूत गाटर पुल था वो बह गया था। तब से वहाँ पे एक लोनीबी द्वारा जो है एक लकड़ी का पुल का निर्माण किया था, वो भी इस बार बह गया है। कल रात के भारी बारिश से जो है वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने जो है टेम्परेरी व्यवस्था के लिए पुलिया लगाया था लकड़ी का, वो भी बह गया है। तो आज जो हमारे ढीलम कुलथम जो हमारे माइग्रेशन के जो गांव के जो लोग फंसे हैं, तो वहाँ पे हमारे गांव के प्रधान पंकज सिंह बिजवाल और वहाँ के जो स्थानीय
एक वहाँ पे एक कंपनी है, उनके द्वारा ये जो है एक लोहे का सीढ़ी के द्वारा बड़ी मुश्किल से लोगों को जो है वहाँ पे पार किया जा रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति अभी वहाँ पे बनी हुई है और स्थानीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अभी स्थानीय प्रशासन के लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ जिला कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता के मुद्दों को उठाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत में सहन नहीं किया जा सकता है। जो प्रदेश सरकार है ये सत्ता में इतनी मदमस्त हो चुकी है, ये भूल चुकी है कि लोकतंत्र क्या होता है। इन्होंने पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे मुकदमे लगाए जो शालीनतापूर्वक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। फिर इन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के खिलाफ मुकदमे लगाए जो प्रदर्शन कर रहे थे शालीनतापूर्वक। और अब इन्होंने जो नगर निगम हल्द्वानी है उसके घोटाले खिलाफ जब हमारे नैनीताल की कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर मुकदमे लगा दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम राज्यपाल महोदय से यही कहना चाहते हैं कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमे वापस लीजिए और यह लोकतांत्रिक सरकार को तुरंत बर्खास्त करिए ताकि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रह सके। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।